नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भीषण गर्मी के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए प्रभावी प्रबंध करने को कहा। कर्मचारी चयन आयोग हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा आयोजित करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सूडान में जारी संघर्ष की निंदा की। उन्होंने संकट के समाधान के लिए तत्काल संघर्ष विराम लागू करने का आह्वान किया। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने करीब 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से लगभग 407 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए हैं, जिसका उद्देश्य यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई करना है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अखंड परमधाम घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत 7 घाटों के विकास वाली परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इनमें दशाश्वमेध घाट, किला घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट और सरस्वती घाट शामिल हैं। इन घाटों पर स्नान और पेयजल समेत विभिन्न सुविधाएं होंगी। वहीं एनएमसीजी ने बिहार और मध्य प्रदेश के लिए भी एक जल मल शोधन प्रबंधन परियोजना को भी मंजूरी दी है। बिहार में इस परियोजना के जरिए गंगा की सहायक नदी किउल में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी परियोजना के जरिए यमुना की सहायक नदी शिप्रा में दूषित जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भीषण गर्मी के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। श्रम सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भीषण गर्म मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए नियोक्ताओं, कंपनियों और उद्योगों को कार्यस्थलों पर पर्याप्त पेयजल सुविधा, आइस पैक जैसे आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी करने को कहा है। मौसम विभाग ने इस वर्ष गर्मी के मौसम में पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों तथा उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान होने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच ओडिशा, बिहार और राजस्थान के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आगामी 2-3 दिन तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में 6 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में गरज के साथ बारिश शुरू हो गई है। जयपुर की मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जोधपुर और बीकानेर में कल भी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। आज यदि देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो साउथ वेस्ट राजस्थान के इलाकों में, यानी जो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का जो इलाका पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ का है, वहां पे अब भी आंधी बारिश चालू हो गई है और धीरे धीरे जो है वो ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान की तरफ कल तक पड़ेगा। टेम्परेचर की यदि आज की बात करें तो जयपुर में 40 डिग्री मैक्सिमम आया है। कल 39 था तो आज 1 डिग्री बढ़ा है। ज्यादातर स्थानों पर अभी भी तापमान 41-42 डिग्री के आसपास में रिकॉर्ड हो रहा है। 19 अप्रैल से एक बार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2022 और सीएचएसएलई परीक्षा 2022 को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह ऐतिहासिक फैसला किया गया है। इन भाषाओं में पहली बार एमटीएस परीक्षा 2 मई से आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में शिमला के राजभवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 4 दिन के दौरे पर शिमला पहुंची। राष्ट्रपति कल शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए केवल 2 दिन शेष हैं। आज कई उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इनमें राज्य के कैबिनेट मंत्री आर अशोक और मुरुगेश निरानी शामिल हैं। कांग्रेस के जमीर अहमद खान, पीटी होवेनागली तथा जनता दल सेक्यूलर के वाईएसवी दत्ता और बंडप्पा काशिमपुर ने भी पर्चे दाखिल किए। एक रिपोर्ट। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी जिन सड़कों से गुजरे वहां उत्सव जैसा माहौल था। कल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिवांग से फिर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कन्नड़ फिल्म स्टार सुदीप के अलावा राज्य के कई भाजपा नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं जनता दल सेक्यूलर से अधिकांश प्रमुख उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सुधींद्र के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज नक्सलियों ने कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला कर दिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इससे पहले बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया और 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह के रूप में हम भविष्य के वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण में मिलकर सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए सही दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री मांडविया आज गोवा में G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा अदायगी में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और दुनिया भर में डिजिटल विभाजन को पाटने के उद्देश्य से डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार के एजेंडे का प्रस्ताव रखा है। Promote digital public goods, bridge digital divide across the world, fueling converging ongoing digital health initiatives. The use of technology tools, including AI, smart variables, can be a game-changing event in health sector globally and specifically health LMICs, facilitating health service delivery and last mile outreach. G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए महर्षि पहल के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है। G20 की कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की वाराणसी में हो रही बैठक के दूसरे दिन प्रतिभागी देशों ने बीजों के क्षेत्र में भारत की क्षमता को माना, जो अन्य देशों के लिए भी उपयोगी होगा। डेनमार्क के यूरोपीय मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष नील्स फ्लेमिंग हेंसन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से संसद भवन में मुलाकात की। श्री बिड़ला ने कहा कि दोनों देश शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच नियमित संसदीय आदान प्रदान पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने सूडान में जारी संघर्ष की निंदा की है। उन्होंने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए तत्काल संघर्ष विराम लागू करने और संवाद कायम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि के अनुसार सूडान में प्रतिद्वंदी गुटों के बीच 3 दिन के संघर्ष में 185 लोग मारे गए हैं। भारत ने सूडान में अपने नागरिकों की सहायता के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय का यह नियंत्रण कक्ष भारतीय नागरिकों को सूचना और सहायता प्रदान कर रहा है।
24 घंटे के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-11-8797 और 911123012113 911123014104 और 911123017905 है। ईमेल आईडी है situationroom@nea.gov.in। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIN News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है ज्ञान का यज्ञ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो विचार जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक सामान्य से व्यक्ति की जानकारी देश से साझा की, जो अपने निजी खर्च से चला रहे हैं ज्ञान का यज्ञ। शास्त्र बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। ज्ञान की ज्योति से पूरा समाज जगमग हो जाता है। इसे ठीक से समझा है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बाल बनाने की दुकान चलाने वाले पोन मरियप्पन। मरियप्पन के पास बड़ा साधन नहीं है, लेकिन वे अपने सीमित साधन में ही चला रहे हैं पुस्तकालय। पोन के इस योगदान को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से 25 अक्टूबर 2020 को प्रसारित कार्यक्रम में याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। ये है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बंबई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 184 अंक गिरकर 59,727 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 47 अंक घटकर 17,660 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भीषण गर्मी के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए प्रभावी प्रबंध करने को कहा। कर्मचारी चयन आयोग हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा आयोजित करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने सूडान में जारी संघर्ष की निंदा की। उन्होंने संकट के समाधान के लिए तत्काल संघर्ष विराम लागू करने का आह्वान किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।